हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज होगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लेके कॉन्सेप्ट्स की कि व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स और क्यों हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करें। लेकिन आई होप आपने इसके पहले के जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया है, जहां पर हमने जावा डेटा टाइप्स की बात की थी और जहां पर हमने जावा ऑपरेटर्स की बात की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था हाउ मेनी डेटा यूज्ड बाय द जावा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर अवेलेबल इन जावा, इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग क्या होता है, देन फ्लोट, डबल का कॉन्सेप्ट, देन बुलियन का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट, ओके। और फिर जो हमने बात की थी कि यदि मुझे इन डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, लाइक हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात की, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की, कंडीशनल ऑपरेटर की बात की। तो यह क्वेश्चन ये भी आता है कि सर व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ कंडीशनल ऑपरेटर देन व्हाई वी शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलिए बात उसकी भी करेंगे हम, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल बुलियन लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर। तो अब देखिए इन दो टॉपिक्स को पढ़ के हमने बेसिकली ये समझा है कि जावा कितने तरीके के डेटा को यूज करती है, और सेकेंड हमने ये समझा है कि जावा में इन डेटा पे जब ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तो वो ऑपरेशंस किन किन ऑपरेटर के थ्रू होंगे। और मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात बोली है कि किसी भी लैंग्वेज को अगर आप शुरू करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको उसके डेटा के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा वो किन किन ऑपरेटर को यूज करती है उन ऑपरेटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो अब यहां पर हम आते हैं जावा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर जब हम जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, so Java uses multiple types of conditional statements like if else, nested if, ladder if else, ठीक है, या सिंपल लेडर इफ भी होता है। बात करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। हालांकि जो स्विच केस है जनरली हम स्विच केस के बारे में बोलते हैं इट इज अ जंपिंग स्टेटमेंट इन जावा। तो बात करेंगे कि इसको कंडीशनल की कैटेगरी में रखा हुआ है बट इट इज अ जंपिंग स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, ओके। लेकिन सबसे मेजर क्वेश्चन जो यहां पर यह आता है कि सर आपने लास्ट टाइम अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो किया है तो आप ये चीज बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कितने भी अच्छे से पढ़ा दूं मैं आप समझ में नहीं पाएंगे। कारण यह है अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को ही अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। तो चलिए जो हमने बात की थी कि हमारे पास जब ऑलरेडी कंडीशनल ऑपरेटर है, याद है हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, दैट इज व्हाट क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, ठीक है, कि जहां पर मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है कि हम यहां पर एक वेरिएबल मतलब वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल में, ठीक है, वेरिएबल में या ऑब्जेक्ट में किसी में भी इक्वल टू हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रोग्राम ट्रू स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम फॉल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। ये ट्रू स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि आपका प्रोग्राम कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू असाइन करता है ट्रू की, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू असाइन करता है फॉल्स की। ये होती है कंडीशनल बेस्ड कॉन्सेप्ट, राइट, कि जब आपका प्रोग्राम किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट। लेकिन अब आप देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये ऑपरेटर एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, मतलब जहां पर आपको एक सिंपल कंडीशन चेक करनी है कि आपका नंबर इवन है ऑड है देन इट इज ओके। तो आपने देखा मैंने कंडीशनल ऑपरेटर जब आपको पढ़ाए थे तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर को उन प्रोग्राम्स के लिए मेजरली पढ़ा है जो सिंगल लाइन प्रोग्राम थे, नंबर इवन है ऑड है, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में से ग्रेटर कौन सा है, राइट। जहां सिंगल स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना है, मतलब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको किसी एक सिंगल लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करना है और फॉल्स पे किसी सिंगल लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर बेस्ट ऑप्शन है, राइट। क्या आपने कंडीशन लिख दी, ठीक है, कंडीशन आपने लिख दी और इस कंडीशन के अगेंस्ट में आप एक किसी सिंगल लाइन की वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं वेरिएबल में, इवन आपकी कंडीशन भी एक है, उस कंडीशन के अगेंस्ट में स्टेटमेंट भी सिंगल स्टेटमेंट है, तो आपको कंडीशन क्या लिखना है, आपको ये लिखना है ए मॉड 2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क इवन, ठीक है, कॉलन ऑड। याद करो लास्ट लेक्चर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ पढ़ा है हमने तो इसको, राइट। तो यदि आपकी कंडीशनल इस तरीके से है कि आप किसी कंडीशन के अगेंस्ट में वैल्यू असाइन कर रहे हो और कंडीशन आपकी सिंगल कंडीशन है, देन दिस ऑपरेटर इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन यदि मान लो प्रोग्राम में कंडीशन एक से ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस एक स्टूडेंट के परसेंटेज है, अब ये परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन के हैं, सेकंड डिवीजन के हैं, थर्ड डिवीजन के हैं, वो फेल हुआ है, आपको सारी कंडीशन चेक करनी है। तो व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस इन योर प्रोग्राम,
और मल्टीपल कंडीशंस, मतलब कंडीशन भी एक से ज्यादा है, ओके। एंड सेकेंड, उन कंडीशन के अगेंस्ट में, जैसे मैंने आपको बोला कि चलो एक कंडीशन है, एक सिचुएशन तो ये कि कंडीशन एक से ज्यादा है, पहली बात इसकी करते हैं, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देंगे कि आप एक साथ मल्टीपल कंडीशंस को लेके कैसे चेक करोगे, क्योंकि आपको सीक्वेंस में काम करना है, ये ट्रू है तो अगली कंडीशन चेक करना है, ये ट्रू है तो अगली कंडीशन चेक करना है, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देंगे। दूसरी प्रॉब्लम, अगर मान लो आपकी कंडीशन, चलो सपोज एक ही है कि मैंने बोला कि एक काम करो, चेक करो एक नंबर इवन है या ऑड है, तो आपने क्या किया, n mod टू इक्वल टू 0, कंडीशन तो चेक कर ली, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला इस कंडीशन के अगेंस्ट में वी हैव टू राइट अ 500 लाइन ऑफ कोड, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये 500 लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर फॉल्स होती है तो ये 500 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है। तो हाउ यू कैन राइट 500 लाइन ऑफ कोड हियर, आप कंडीशन के अगेंस्ट में मल्टीपल लाइन ऑफ कोड कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो तो कंडीशन के अगेंस्ट में वैल्यू असाइन करता है। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है कि जब आपको एक सिंगल कंडीशन चेक करनी है, एक सिंपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, देन दिस ऑपरेटर इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन जब आपके प्रोग्राम में कंडीशन ज्यादा है या आपके प्रोग्राम में किसी कंडीशन के अगेंस्ट में आपको मल्टी लाइन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, सो कंडीशनल ऑपरेटर की बजाय वी शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फिर यहां पर हम जावा में यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये अब हम बात करेंगे जावा में कि बॉस कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जावा ने हमें दी है सिंपल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट की, कि किस तरीके से हम जावा में इफ को यूज करेंगे, इफ का सिंटेक्स क्या है और इफ का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, राइट। तो लेट्स सी, यदि सपोज मैंने यहां पर आपसे बोला कि दिस इज अ क्लास, सपोज क्लास टेस्ट, ठीक है। इस क्लास टेस्ट में मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और अब आप ये समझ, आई होप आप यहां तक ये समझ गए कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको जावा के हर प्रोग्राम के लिए लिखना है। यू हैव टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप ट्राई करिए कि फुल फॉर्म में डेटा लिखे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्लास आपको लिखनी है, ओके। अब आप सपोज करिए, सपोज मेरे पास यहां पर एक वैल्यू है n, है ना, सुनना ध्यान से। अभी इस n में मेरे पास कोई एक नंबर है ना, वो नंबर क्या है इवन आई डोंट नो राइट नाउ, हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू यूजर ने एंटर की है, राइट। अब यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे इस n के अगेंस्ट में कंडीशन चेक करनी है, तो इफ को हम कैसे यूज करेंगे, सुनना। इफ का सिंटेक्स ये बोलता है, इफ को आपको यहां पर देनी है कंडीशन, सुनना ध्यान से, इफ को आपको देनी है कंडीशन, ठीक है। और इस कंडीशन को चेक करेगा और यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इफ में करली ब्रैकेट लगाएं, ठीक है। तो यदि आपने सिंटेक्स इस तरीके से लिखा है तो आपका प्रोग्राम क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा और यदि उसको ये कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो इन सारी लाइंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट ऑल दिस लाइंस, राइट। या दूसरा ऑप्शन आपने बोला सर मेरे पास एक कंडीशन है लेकिन मुझे कंडीशन के अगेंस्ट में एक सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, मुझे एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो एक लाइन का कोड अगर आपका है तो आप समझिए एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए आप करली ब्रैकेट लगाते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप करली ब्रैकेट को यूज नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है। फॉर अ सिंगल लाइन देयर इज नो नीड टू यूज करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कंपलसरी है जब आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को इस कंडीशन पे डिपेंडेंट रखना है, कि आपका 10 लाइन का या 20 लाइन का या 30 लाइन का कोड है एंड यू वांट टू डिपेंड ऑल दिस कोड इनटू दिस कंडीशन, देन यू हैव टू यूज करली ब्रैकेट। बट एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए करली ब्रैकेट ऑप्शनल है, आप लगाते हैं तो भी वेल एंड गुड, और नहीं भी लगाते हैं तो हम ये बोलते हैं बाय डिफॉल्ट जावा में एक सिंगल स्टेटमेंट डिफॉल्टली एसोसिएटेड होती है कंडीशन के साथ। कि यदि आपकी कंडीशन ट्रू है, जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो मैंने यहां 3 स्टेटमेंट लिखी है, राइट। सपोज ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है, राइट। अब मैंने करली ब्रैकेट नहीं लगाए, राइट। तो यदि आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो प्रोग्राम इस फर्स्ट वाली को कंडीशन डिपेंडेंट मानेगा, सेकेंड और थर्ड का इस कंडीशन से कोई कंसर्न नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकेंड थर्ड तो 100% होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, सेकेंड थर्ड तो 100% होगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन का एग्जीक्यूशन कंडीशन डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यदि आपको यह लगता है कि आपको इस कंडीशन के अगेंस्ट में मल्टीपल लाइन का कोड एग्जीक्यूट करना है, देन ऑल दिस लाइन यू हैव टू इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट। आपको ये सारी लाइन को करली ब्रैकेट में इनक्लोज करना पड़ेगा।
राइट। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, वी नेवर यूज सेमीकोलन इफ में आपको सेमीकोलन यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। इफ नेवर टर्मिनेट विद सेमीकोलन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यदि आप सी और सी प्लस प्लस से अवेयर हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट समझना कि सी और सी प्लस प्लस में भी इफ स्टेटमेंट होती है और जावा में भी इफ स्टेटमेंट है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट कि जावा का इफ केवल उसी वैल्यू को कंडीशन मानेगा जो बूलियन वैल्यू है। जावा में मतलब इफ को कंडीशन का मतलब क्या होता है, टेल मी व्हाट इज कंडीशन, ट्रू या फॉल्स। हम यही बात कर रहे हैं ना कि कंडीशन मतलब आप एक कंडीशन दोगे, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन की बात होती है तो केवल हम दो ही बातें करते हैं, या तो ट्रू, आपको कोड को ट्रू पर एग्जीक्यूट करना है, या फॉल्स पर एग्जीक्यूट करना है। तो अभी हम एल्स की बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन बच्चे ये ध्यान रखना, जावा में इफ केवल बूलियन वैल्यू को ही ट्रू फॉल्स मानता है, जबकि सी लैंग्वेज में, मतलब आप गलती से भी ऐसा ना समझे, अगर आपने सी पढ़ा है तो सी में अगर मैं 982 भी लिख देता हूं तो ये ट्रू होता है, क्योंकि सी में हमने ये पढ़ा है एवरी नंबर विच इज नॉट जीरो इज कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू। बट डोंट ट्राई टू राइट सच टाइप ऑफ कोड इन जावा, क्योंकि जावा इस तरीके के किसी भी कोड को सपोर्ट नहीं करेगा। जावा में कंडीशन केवल और केवल बूलियन वैल्यूज होती है। तो इफ केवल अपना एग्जीक्यूशन तब करेगा जब उसको कंडीशन बूलियन फॉर्म में मिलेगी। वो किसी नंबर को ट्रू और फॉल्स नहीं मानता है। ये हम डे 1 से बात कर रहे हैं कि जावा में डेटा टाइप की स्ट्रिक्टनेस है, वो हर किसी नंबर को कुछ भी कंसिडर नहीं करेगा। जबकि सी ये बोलता है -982 इज अ ट्रू वैल्यू, 76 इज अ ट्रू वैल्यू, -98 इज अ ट्रू वैल्यू, ओनली 0 इज अ फॉल्स वैल्यू। 0 को छोड़ के सी हर लैंग्वेज को ट्रू मानता है। जबकि जावा का स्ट्रिक्टली कहना है कि ट्रू और फॉल्स केवल दो वैल्यू होती है, ठीक है, बूलियन ट्रू एंड बूलियन फॉल्स। तो जब भी आप जावा में ऐसी, और आप समझिए अभी मैं ये तो चलिए इफ एल्स की बात कर रहा हूं, लेकिन जावा में हर वो स्टेटमेंट जिसका एग्जीक्यूशन ट्रू और फॉल्स को लेके होगा, वो केवल बूलियन को ही ट्रू और फॉल्स मानेगा। और दो ही वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है, बूलियन ट्रू एंड बूलियन फॉल्स। इन दो के अलावा आपका प्रोग्राम किसी भी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स कंसीडर नहीं करेगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा अगर आपने सी और सी प्लस प्लस पढ़ा है। और अगर आप वहां नंबर को लेकर ट्रू और फॉल्स कंसीडरेशन करते हैं तो ये जावा में एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, इस 40 घंटे के कोर्स को रेडी करने के लिए मुझे और मेरी टीम को 200 से ज्यादा घंटे लगे हैं, क्योंकि केवल रिकॉर्डिंग एक पार्ट नहीं है। वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, नोट्स, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, ओके, उस पूरे पैकेज को, जो कि आप लोगों के लिए 40 आवर्स का है, बट वी स्पेंड 200 आवर्स। अब इसके बदले में मैं आपसे क्या चाह रहा हूं? मैं आपसे 40 आवर्स चाह रहा हूं? नहीं। मैं आपसे 200 आवर्स चाह रहा हूं? नहीं। मैं आपसे कोई फाइनेंशियल टर्म चाह रहा हूं? बिल्कुल नहीं। केवल 40 सेकेंड, आप लोगों के 40 सेकेंड, जिसमें आपको केवल रिव्यू देना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि ये फ्री कोर्स मिशन चलता रहे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अब मैं अगर इस इफ एल्स को यूज करता हूं तो जो हमने अभी बात की कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम कंडीशन को ट्रू और फॉल्स कंसीडर करेगा। तो सपोज यदि मैंने आपसे बोला, ठीक है, मतलब इसको सिंपली आप समझिए कि यहां पर अगर मैंने अभी एक स्टेटमेंट लिखी है, system.out.println हेलो, बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं, system.out.println हेलो, और सेकंड स्टेटमेंट सपोज मैंने लिखी system.out.println बाय। ठीक है, अब मान लो यहां पर मेरे पास n की वैल्यू है 50, सपोज करो। अगर मैं अभी आपसे पूछता हूं, ओके व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, आप बोलोगे सर हेलो बाय। चलिए, अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 50 की जगह 500 कर दूं, नाउ व्हाट, आप बोलोगे सर हेलो बाय। अगर मैं n की वैल्यू -76 कर दूं, आप बोलोगे सर हेलो बाय। कहने का मतलब यह है कि अभी आपके प्रोग्राम में ये दोनों स्टेटमेंट किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। n की वैल्यू का हेलो या बाय के प्रिंट होने से कोई कंसर्न नहीं है। आप n की कोई भी वैल्यू दे दें, हेलो भी प्रिंट होगा और बाय भी प्रिंट होगा, क्योंकि नाउ राइट नाउ दिस बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। अगर प्रोग्राम ने अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया तो वो हेलो को भी प्रिंट करेगा, वो बाय को भी प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस n की वैल्यू पे डिपेंडेंट हो जाए, अभी नो डाउट अभी मैं सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जो कि मैं कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकता था, लेकिन फिलहाल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑपरेटर का ड्रॉबैक अभी आपको बताया है, राइट।
क्योंकि वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, राइट। तो अब यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम इस n की वैल्यू पे डिपेंडेंट हो, कि मैं ये चाहता हूं कि सर यदि n की वैल्यू 50 से ग्रेटर हो तो ये हेलो प्रिंट करे, ठीक है। चलो अभी हम केवल इफ की बात कर रहे हैं, तो केवल इफ ही लिखते हैं। अगर n की वैल्यू हेलो 50 से ग्रेटर है तो ये हेलो प्रिंट करे, और मैंने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बाय, सपोज, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बाय। अब आप देखिए मैंने यहां पर कोई करली ब्रैकेट अभी यूज नहीं करे, आई डू नॉट यूज एनी करली ब्रैकेट हियर। तो अब इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं, लेट्स सी, तो यदि n की वैल्यू, सपोज मैंने फर्स्ट टाइम पे n की वैल्यू एंटर की है 75, तो 75 ग्रेटर देन 50, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, तो प्रोग्राम हेलो प्रिंट करेगा, बाय 100% करेगा। यदि मान लो n की वैल्यू मैंने दे दी 10, तो प्रोग्राम हेलो प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन बाय 100% करेगा। इसलिए क्योंकि अभी बाय का एग्जीक्यूट होना किसी भी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, प्रोग्राम बाय तो हर केस में प्रिंट करेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम करली ब्रैकेट को यूज नहीं करते हैं तो इफ अपने साथ केवल एक स्टेटमेंट को लेके चलता है, और वो है फर्स्ट स्टेटमेंट। केवल ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इफ पे डिपेंडेंट है, बाय का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, इसका सीधा सीधा इफेक्ट आएगा हेलो पे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट इस कंडीशन पे डिपेंडेंट हो जाए, कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम हेलो भी प्रिंट करे और बाय भी प्रिंट करे, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम कुछ भी ना करे, मुझे फॉल्स पे भी कोई बात ही नहीं करनी है, राइट। तो यहां पर मुझे फिर अपने प्रोग्राम में क्या यूज करने पड़ेंगे, करली ब्रैकेट। तो यदि मान लो मैंने करली ब्रैकेट को यूज किया है, सो नाउ द स्टेटमेंट सेज दैट कि अब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू ऑफ n इज 70 ग्रेटर देन 50, दैट इज ट्रू, ट्रू पर ये हेलो और बाय दोनों प्रिंट करेगा। यदि सपोज आपकी वैल्यू है 10, तो अगर आपकी वैल्यू 10 है तो प्रोग्राम इस कंडीशन को चेक करेगा, इट इज फॉल्स, ये डायरेक्टली यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने फॉल्स पे कोई बात ही नहीं करी है। तो कॉन्सेप्ट आई होप अभी आप समझ पा रहे हैं कि जब भी हम जावा में किसी कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो किस तरीके से आपका इफ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। गॉट इट? क्लियर है अभी आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक, कि इफ को कब यूज करना है, व्हेन योर डिपेंडेंसीज इज ओनली ऑन ट्रू वैल्यू, फॉल्स पर आपको कोई कोड नहीं लिखना है। और आप देखो जो मैंने आपको एक बात बोली थी कि यदि मैं जावा में इफ को यूज करता हूं तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से अगर लिखता हूं इफ ट्रू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, ठीक है, तो दिस इज द वैलिड स्टेटमेंट। ये वैलिड इसलिए है क्योंकि एक इफ को यहां पर क्या चाहिए, बूलियन, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैंने डायरेक्टली भी ट्रू लिखा हुआ है तो इट इज कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू। इफ को ये ट्रू, अरे कंसिडर क्या, वो तो ट्रू है ही। तो यदि मैंने लिखा इफ ट्रू देन इट इज ट्रू, आउटपुट आएगा हेलो। और यदि मान लो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इफ फॉल्स, मतलब यू कैन यूज डायरेक्टली बूलियन वैल्यू इवन इन इफ। आप इसमें डायरेक्टली बूलियन वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जावा में इफ केवल बूलियन पर अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए इस स्टेटमेंट का भी जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू या फॉल्स आपको मिलेगा, लेकिन वो बूलियन फॉर्म में मिलेगा। याद है मैंने आपको बूलियन ऑपरेटर पढ़ाया है पहले भी, कि यहां पर अगर आप इफ को यूज कर रहे हैं और अगर आपने इफ में कोई कंडीशन लिखी हुई है तो कंडीशन जावा में केवल दो ही फॉर्मेट में होती है, बूलियन ट्रू या बूलियन फॉल्स। So there are lot of statement in Java जो ट्रू और फॉल्स पे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, लाइक while लूप, फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट है, ओके, ये सारी स्टेटमेंट ट्रू को केवल तभी ट्रू मानेगी या फॉल्स को केवल तभी फॉल्स मानेगी जब आप बूलियन टाइप ऑफ डेटा पे बात कर रहे हैं, जब इनको बूलियन वैल्यूज मिलेंगे। यदि मैंने आपको जो बात बोली ना, आप सी में ये कोड लिख के देखिए, बिल्कुल चलेगा। सी में अगर आपने लिखा पूरा मेन लिख देना, सी में आपने लिख दिया 180, हेलो, बिल्कुल कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। प्रिंटफ लिख देना, डोंट वरी, सी आउट लिख देना, सी प्लस प्लस है तो, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस एक नंबर को ट्रू और फॉल्स मानते हैं, लेकिन जावा नहीं मानता है। जावा के लिए बूलियन इज अ ट्रू एंड बूलियन इज अ फॉल्स। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि सिंपल इफ को कब यूज करना है आपको, जब आपको प्रोग्राम में केवल कंडीशन के ट्रू पर अपना कोड एग्जीक्यूट करना है एंड यू डोंट वांट टू एग्जीक्यूट एनी कोड इनटू द फॉल्स ऑफ द कंडीशन। हालांकि मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि हम कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पे बात करते हैं। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि सर क्या केवल कंडीशन के ट्रू को लेके कोई प्रोग्राम बन सकता है? तो चलिए काम करते हैं, एक सिंपल से प्रोग्राम की बात करते हैं। इसी प्रोग्राम को देखते हैं अपन कि सपोज यदि मेरे पास एक n में वैल्यू है, ठीक है, एंड दिस वैल्यू, अभी हम इसको एक लिमिटेड वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं कि अगर आपकी वैल्यू 1 to 5 के बीच में है ना, हियर वी इंटीजर n इक्वल टू, आई डोंट नो, अभी देखिए आप, अभी मैं इसकी वैल्यू असाइन नहीं करता हूं, अपन
बात करते हैं रन टाइम वैल्यूज है। देखेंगे एग्जीक्यूशन के पहले असाइन कर देंगे। आपके पास n में एक वैल्यू है, अब आपको मैंने क्या बोला है, प्रिंट द वर्ड फॉर्मेट ऑफ दिस वैल्यू बिटवीन 1 to 5 ओनली, कि 1 से लेके 5 के बीच का एक नंबर होगा। अगर ये नंबर 2 है तो आपको प्रिंट करना है TWO, अगर ये नंबर 3 है तो आपको प्रिंट करना है THREE, ठीक है। एंड दिस इज ओनली बिटवीन 1 to 5। और ये प्रोग्राम में हम केवल इफ की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इफ। केवल इफ को लेके हम इस कोड को लिखते हैं, तब हमें इसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी, तो हम इफ एल्स और मल्टीपल इफ एल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर लॉजिक क्या बोलता है, आपको 1 to 5 के लिए अगर ये कोड एग्जीक्यूट करना है तो हमने क्या लिखा, अगर n की वैल्यू 1 है, इफ n इक्वल टू 1 तो हमने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 1, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो मैंने लिख दिया, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिखता हूं ताकि हम इधर की स्पेस को भी यूज कर सके, इफ इट इज रिक्वायर्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln 1। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 नहीं हुई तो मैंने एक और इफ यूज कर लिया 2 के लिए, मतलब दोनों इफ अलग अलग है। इस इफ का इस इफ से कोई कंसर्न नहीं है। मैंने एक इफ लिखा, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी कि भाई चेक करो क्या n की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो 1 प्रिंट कर देना, ठीक है। अगर नहीं तो हमने 2 को लेके चेक किया, तो हमने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln TWO, ठीक है। फिर मैंने अगली कंडीशन चेक की, अगर n की वैल्यू 3 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln THREE, ठीक है। अगर n की वैल्यू 4 है, इफ n इक्वल टू 4 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln FOUR, ठीक है। और फिर हमने चेक किया, अगर n की वैल्यू 5 है देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln FIVE, और फिर एक और इफ लगा दिया, यदि n की वैल्यू 0 से कम है या n की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, 0 से लेस हो या 5 से ग्रेटर हो, हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इनवैलिड, कि ये इनवैलिड नंबर है, क्योंकि हमने बात की अभी केवल 1 to 5 के लिए। एंड लेट्स सी, ये छोटा सा प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करें, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ, इफ 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 इफ। तो यदि आप इसको देखें तो जब इस तरीके से हम लिखते हैं इफ 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 इफ, ठीक है, ये कहलाता है लेडर इफ। दिस इज कॉल्ड लेडर इफ। लेडर इफ मतलब व्हेन यू आर, लेडर दो तरीके से होता है, लेडर इफ एल्स या लेडर इफ। तो लेडर इफ का मतलब ये है व्हेन यू ओनली राइट इफ 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 इफ। और अभी हम इसके ड्रॉबैक की भी बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक, तो ये कोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, तो लेट्स सी, अगर मान लो मैंने n की वैल्यू दी 2 है ना, सपोज द वैल्यू ऑफ n इज 2। ध्यान से समझना कि प्रॉब्लम कहां पर आएगी, तब हमें आगे का टॉपिक बेटरली समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बोला है, यहां पर ये सारी इफ स्टेटमेंट अलग अलग है, कोई भी इफ दूसरे इफ से कनेक्टेड नहीं है, दिस ऑल आर डिफरेंट इफ। ये इफ अलग है, ये इफ अलग है, इस इफ का इस इफ से कोई कंसर्न नहीं है, राइट। अब आपके प्रोग्राम ने क्या किया, एंड डोंट वरी, सिंटेक्स पे फोकस मत करिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ठीक है। आपका फोकस यहां पर होना चाहिए लॉजिक पे, क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब बताऊंगा तो सिंटेक्स आपको समझ में आ ही जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। तो यदि मान लो मैंने यहां पर इस प्रोग्राम को चेक लगाया और अगर मैंने n की वैल्यू एंटर की 2, है ना, सुनना ध्यान से, हमने n की वैल्यू क्या दी है 2। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो आपके प्रोग्राम ने पहली कंडीशन चेक की, क्या n की वैल्यू 1 है। और आप देखिए, एक प्रोग्राम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब आप बोलोगे सर ये कहां टॉपिक पे आ गए आप, अरे बेटा 2 मिनट सुन ले, तब आपको इसके ड्रॉबैक भी समझ में आ जाएंगे, राइट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। और यहां पर आप देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका प्रोग्राम टाइम कैसे लेता पता है, उसने कंपैरिजन किया, क्या इनकी वैल्यू 1 है, फॉल्स मिली, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड को चेक किया, क्या इनकी वैल्यू 2 है, यस, तो ये प्रिंट कर दिया उसने TWO। अब जब उसने इनकी वैल्यू को चेक कर लिया, TWO उसने प्रिंट कर दिया, तो ये तो कंफर्म है अब आगे की सारी कंडीशन फॉल्स ही होने वाली है। तो उनको चेक करने से मतलब क्या है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, देन व्हाई यू शुड चेक अनदर कंडीशन। लेकिन आपका प्रोग्राम क्या करेगा, वो इसको भी चेक 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 करेगा। क्यों चेक करेगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं ना कि इस इफ के ट्रू के बाद इसको चेक नहीं करना है। हमने सारी इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम में इंडिविजुअल लिखी हुई है। मैंने आपको क्या बोला था, इस इफ का इस इफ से कोई कंसर्न नहीं है।
अगर ये कंडीशन ट्रू भी होती है तो भी प्रोग्राम अगले इफ को चेक करेगा, वो इस इफ को भी चेक करेगा, वो इस इफ को भी चेक करेगा। अब आप इमेजिन करके देखिए, चलिए ये तो 5 कंडीशन है, इमेजिन ये 10,000 कंडीशन होती तो इट इज अ 10,000 कंडीशन और आपकी सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो व्हाई द प्रोग्राम वेस्ट द टाइम टू चेक अनदर कंडीशन? जरूरत ही नहीं है ना। जब एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो ये तो कंफर्म है कि बाकी की सारी कंडीशन फॉल्स होना है, लेकिन आप चेक करके टाइम तो वेस्ट करोगे। तो लेडर इफ को जब हम यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल लेडर इफ को, तो नो डाउट प्रोग्राम आपको रिजल्ट देगा। लेकिन देखिए आप इंपॉर्टेंट यहां पे, कई बार मैं आपको बोलता हूं ना कि बस आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रोग्राम किस तरीके से लिखते हैं। इंटरव्यूअर कई बार यह भी चेक करता है कि आपके प्रोग्राम लिखने का लॉजिक क्या है, आपके प्रोग्राम लिखने का स्टाइल क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर आपने इफ का ड्रॉबैक समझा कि बस इफ की प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं केवल इफ लिखूंगा तो एक कंडीशन के ट्रू होने के बाद भी प्रोग्राम रिमेनिंग कंडीशंस को अननेसेसरी चेक कर रहा है। यह प्रोग्राम उस केस में प्योरली वैलिड है जब सारी कंडीशन चेक होना है, राइट। जैसे अगर मान लो मैं एन की वैल्यू देता हूं सपोज 10, तो अब ये पहली को चेक किया, नहीं मिली, नहीं 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 नहीं, लास्ट पे गया, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, यस इनवैलिड नंबर। अब ठीक है, उसने प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया, तो ये उस केस में प्रॉपर हम बात कर रहे हैं जो हमारे रिजल्ट में है ही नहीं। जबकि होना यह चाहिए कि बस अगर आपने एन को 2 चेक कर लिया तो आपको यहां से आगे चेक लगाना ही नहीं चाहिए, आपको यहीं से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन सिंपल इफ को अगर आप यूज करोगे और मल्टीपल टाइम यूज करोगे तो ये मल्टीपल इफ आप इसको बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं बॉस दिस इज लेडर इफ स्टेटमेंट, ये लेडर इफ स्टेटमेंट है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि मैं किस तरीके के कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे मैंने सिंपल इफ की भी आपसे बात की, सिंपल इफ को लेके हम कोड एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं कि केवल इफ को लेके हम किस तरीके का कोड लिख सकते हैं। आई बात समझ में? या सपोज मैंने आपसे बोला चलो एक परसेंटेज है, चेक करो वो परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन के हैं, सेकंड डिवीजन के हैं, थर्ड डिवीजन के हैं, फेल है, तो आप केवल इफ 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 लिखोगे तो यू नो वेरी वेल क्या होने वाला है, वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा यहां पे, राइट। तो यहां पर अभी हम चलिए बात तो केवल इफ की ही कर रहे हैं, ठीक, लेकिन प्रॉब्लम भी डिस्कस करते जा रहे हैं कि यदि यही प्रोग्राम बजाय इफ के हम इफ एल्स से बनाते तो शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती। तो हम आएंगे आगे, करेंगे रिड्यूस, डोंट वरी, लेकिन पहले एक बार इफ के सारे कॉन्सेप्ट को समझ ले, ठीक है। अब देखो आप, ये तो अभी हमने इफ को लेके प्रोग्रामिंग की बात की कि जब आप कोड लिखोगे देन हाउ यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट इन अ कोड, आप किस तरीके से इफ को कोडिंग पार्ट में यूज करोगे, आप कोड में क्या लिखोगे एंड हाउ टू राइट इफ स्टेटमेंट, राइट। लेकिन देयर आर सम क्वेश्चन, हालांकि इसका इफ से कंसर्न नहीं है, लेकिन यदि सपोज मैं आपसे यहां पर पूछता हूं एन की वैल्यू सपोज 5 है, ठीक, अगर मैंने अब इफ में कुछ इस तरीके से लिखा इफ प्लस प्लस एन ग्रेटर देन 5 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, है ना, केवल इफ की बात कर रहे हैं अपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, इफ प्लस प्लस एन ग्रेटर देन 5 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू नेवर यूज सेमीकोलन इन इफ स्टेटमेंट। ये मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यदि आपने इफ में सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा, हम आगे बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी फिलहाल अगर मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इफ प्लस प्लस एन ग्रेटर देन 5 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बाय, ठीक है, टेल मी व्हाट इज द आउटपुट, वीडियो पॉज करके मुझे बताएं क्या आउटपुट होगा। इस प्रोग्राम को अगर आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट हेलो मिलेगा और बाय भी मिलेगा, ठीक है। अब इसका इफ से कंसर्न नहीं है, देखिए अब बात हो रही है कंडीशन की। अगर आपको याद है जब मैंने आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाए थे तो मैंने आपको बोला था यदि प्री इंक्रीमेंट है तो प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। तो यहां पर इसने क्या किया, एन की वैल्यू 5 है, पहले इसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट किया तो एन की वैल्यू कितनी है 5, इंक्रीमेंट हुई तो कितनी हो गई 6, 6 ग्रेटर देन 5, दैट इज ट्रू, और ट्रू पर उसने क्या प्रिंट कर दिया हेलो, और बाय को तो प्रिंट करेगा बिकॉज आई नेवर यूज, आई डू नॉट यूज कर्ली ब्रैकेट हियर। बात समझ में आ रही है आपके, ठीक है। अब इस केस में सपोज यदि मान लो मैं यहां पे n प्लस प्लस लिख देता हूं, अब इस केस में टेल मी व्हाट इज द आउटपुट, अगर n की वैल्यू 5 है तो अब मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा बाय, केवल बाय। फर्स्ट टाइम पे अगर मैं इसको रन करूंगा आई गेट द वैल्यू बाय हियर। अब बाय क्यों मिली, व्हाई नॉट इट प्रिंट्स हेलो हियर, ठीक है। इसने हेलो क्यों प्रिंट नहीं किया, बाय क्यों प्रिंट किया, रीजन इज दैट पोस्ट इंक्रीमेंट में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। तो आपके प्रोग्राम ने क्या किया, ये कंडीशन चेक की, क्या n की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, फॉल्स, 5 नॉट ग्रेटर देन 5, फॉल्स। उसके बाद n बड़ा है तो n तो बाद में बढ़ा ना, n की वैल्यू तो बाद में बढ़ी है, राइट, लेकिन पहले उसने कंडीशन चेक कर ली।
कंडीशन चेक करी, उसको फॉल्स मिली तो उसने हेलो प्रिंट नहीं किया, लेकिन बाय को तो वो हर केस में प्रिंट करेगा, बिकॉज देयर इज नो करली ब्रैकेट इन दिस इफ स्टेटमेंट, राइट। तो आई होप आप पहले स्टेटमेंट में, पहले कॉन्सेप्ट में आपको यह समझ में आया है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है, किस तरीके से हम जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करेंगे, और इफ स्टेटमेंट किस तरीके से अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, कंडीशन होती क्या है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं केवल कंडीशन के ट्रू की, अभी हमने फॉल्स पे कोई डिस्कशन ही नहीं किया, क्योंकि जब फॉल्स पे डिस्कशन होगा तो वहां पर बात आएगी इफ एल्स स्टेटमेंट की या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की, जो भी हम बात करेंगे। इसी में मैंने आपको एक लेडर इफ का कॉन्सेप्ट भी बताया। तो आप देखिए लेडर दो तरीके से होता है, लेडर इफ एल्स इफ, जो भी हम देखेंगे आगे, या सिंपल लेडर इफ। तो जो भी हमने देखा वो था सिंपल लेडर इफ। लेडर इफ इसलिए बिकॉज वी यूज मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, सी दिस वन। तो एक बार अगर हम देखें तो ये देखिए आप, ये लेडर इफ का एग्जांपल है, और मैंने आपको ये बताया था कि इफ में व्हाट हैपेंड इफ यू कैन नॉट यूज करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए आप अवॉइड कर रही है करली ब्रैकेट को यूज करना, नेवर यूज करली ब्रैकेट, ये मेरा अपना एक सजेशन है। एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए अगर आप बार बार करली ब्रैकेट लगाएंगे तो प्रोग्राम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, राइट। तो नेवर यूज, देखिए आप जैसे इस प्रोग्राम में मैंने एक एक स्टेटमेंट थी तो कोई करली ब्रैकेट यूज नहीं करे, लेकिन अगर मैं करली ब्रैकेट लगाता तो इसका एक करली ब्रैकेट, इसका एक करली ब्रैकेट, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। तो ट्राई टू अवॉइड करली ब्रैकेट फॉर single statement, but always use curly bracket when your program is having multiple statement against a condition। अगर कंडीशन के अगेंस्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट है then always use this curly brackets। और ये अभी हमने केवल इफ को समझा है, और एक सिंपल से प्रोग्राम से इफ को समझा है। अभी हम इसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि इफ को किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो डोंट वरी, पहली स्टेप में आप केवल इफ को समझिए, उसके बाद की स्टेप में हम बात करेंगे, पहले इसके 2-3 प्रोग्राम रन करके आप देखिए, ठीक है, और उसके बाद की स्टेटमेंट में हम बात करेंगे कि किस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं केवल इफ को लेके या इफ एल्स को लेके। डोंट वरी, मैं सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करूंगा आपसे, हर टॉपिक वाइज बात करूंगा। यहां से वो टॉपिक्स होंगे लाइक इफ एल्स को लेके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लूप को लेके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डोंट वरी, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग, बट पहले आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आई होप ये सिंपल इफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि व्हाट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, और ये कंडीशनल ऑपरेटर से किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक इफ एल्स, जहां पर हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की, कि अब हम कंडीशन के ट्रू के साथ साथ इसकी फॉल्स के भी बात करने वाले हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये कोड एग्जीक्यूट करना है, बट इफ कंडीशन इज फॉल्स तो मुझे क्या करना है या किस तरीके से कोड लिखना है। तो ये सारा डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं हर कंडीशन की। बस बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को तो अभी हम देख ही लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, बाय बाय।